SK बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल, सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन, 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है। फर्स्ट फ्लोर का, सेकंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। ये मैरिज के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि बड़ा एरिया, आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200 100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में, तो आप बड़ा से बड़ा भी पार्टी इसमें कर सकते हैं। इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। नमस्कार, स्वागत है आपका डे न्यूज में। मैं हूं आपके समक्ष आद्या सिन्हा। करवाऊंगी रूबरू शहर के ताजा तरीन खबरों से, लेकिन खबरों पे नजर डालने से पहले आइए नजर डालते हैं उन खबरों पे जो बनी है आज की सुर्खियां। तार के पेड़ से गिरकर एक व्यक्ति की मौत, आबकारी विभाग के सिपाहियों पर लगा हत्या का आरोप। घटना से भड़का ग्रामीणों का आक्रोश, जमकर मचाया बवाल। टेलीकॉम कंपनी के ड्राइवर को गोली मारने वाले शूटर समेत 7 अपराधी गिरफ्तार। डीजल चोरी पर रोक लगाए जाने से खुन्नस खाए अपराधियों ने दिया था घटना को अंजाम। बाल बाल बच गए थे कंपनी के मैनेजर। और फोन पर 3 तलाक देने की धमकी देने पर एक महिला ने पति समेत पूरे ससुराल वालों पर दर्ज कराया मुकदमा। तो ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर के अहियापुर थाना क्षेत्र के मिठनपुरा में तार के पेड़ से गिरकर एक व्यक्ति की मौत हो गई। घटना से आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर बवाल करना शुरू कर दिया। मृतक की पहचान स्थानीय 37 वर्षीय उपेंद्र पासवान के रूप में हुई है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंचकर आक्रोशितों को समझाने का काफी प्रयास किया। लोग पुलिस से नोक-झोंक भी करने पर उतारू हो गए। स्थिति बेकाबू होने की सूचना पर पुलिस फोर्स भी मौके पर पहुंची, लोगों को समझाकर शांत कराया। मृतक के पुत्र करण का आरोप है कि उसके पिता दोपहर में तार के पेड़ पर चढ़कर तारी उतार रहे थे, तभी आबकारी विभाग के 2 जवान आए और नीचे से गाली गलौज करते हुए पत्थर फेंककर मारना शुरू कर दिया, जिससे घबराकर हड़बड़ी में उतरने से वे काफी ऊंचाई से गिर गए। गिरने के बाद भी डंडे से उनकी पिटाई की गई। दोनों सिपाही के जाने के बाद लोगों ने उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया, जहां इलाज के क्रम में मौत हो गई। घटना हुआ, मेरे पापा पेड़ पे चढ़े हुए थे, आबकारी वाला प्रशासन आया। उसके बाद पापा देखे तो एक आदमी, 2 आदमी थे साथ में, तो एक आदमी व्यक्ति उतर के भाग गए। उसके बाद पापा नीचे उतरे ताले ढेपा चला दिया, पापा नीचे गिर गए। उसके बाद पुलिस वाले ने चलाया। उसके बाद ढेपा चलाया तो उतरे हैं। उसके बाद उतर रहे थे, उसके बाद ढेपा चलाया, बस पापा गिर गए। उसके बाद मृत्यु हो गया। मारबो किया पुलिस, यहाँ सूचना मिल रहा है कि पुलिस लाठी से मारा है। ये मारा है। आप लोग देखे हैं? मारा है, देखा वहाँ का आदमी देखा है, मारा है। जो आदमी अगल बगल था वो वही देखा है। बोला नहीं, उधर डरा था अपने। क्या मांग क्या है?
मांग जो उसको छोटा छोटा बच्चा वो कहाँ खाएगा? उसको तो नहीं कोई रोजी रोजगार है, नहीं उसको खेत पथार है, कहाँ से खाएगा? हुआ घटना जो 2 आदमी थे, उसको बाद देखा, अगला आदमी देखा तो बोला उपिंदर उतर जाओ नीचे, पुलिस वाला आ गया। तो एक आदमी पतले दुबले थे तो उतार के वो भाग चले। उनको पीछे से देख रहे थे, इनको बोला उतरो उतरो, ऊपर से उतार रहे थे, जल्दी जल्दी में नीचे से डंडा चला दिया, अगला गिर गया, गिरा वो छोड़ के चला गया। ये नहीं बोला कि हाँ उसको उठा के गाड़ी में लाद ले, उसको घर पर पहुंचा दे, चाहे हॉस्पिटल पहुंचा दे, मार करके वो चले गए। जो गरीब बच्चा है उसको 5-4 बच्चा है तो कहाँ से खाएगा? नहीं रोजी है, न रोटी है, नहीं कहाँ यहाँ फैक्ट्री उटरी है, कहाँ से कमाएगा, कहाँ से खाएगा? नहीं कुछ काम धाम है। न जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है वो भी पढ़ा हुआ है, जो मजदूर है वो भी बैठा हुआ है। रोड पर चलते हुए आदमी को पकड़ के जेल में रख लेता है। जो आदमी गलत कर रहा है उसको नहीं शामिल होता है, जो सही आदमी है उसको गलत शामिल में रखता है। ये बाल बच्चा के हम लोग के रोटी दो, जो मर गया उनको 4 बच्चा के परवस्ती सरकार अपना घर से दे। इस सरकार इतना अन्याय किए हुए हैं, लेकिन एक भी गरीब पर ध्यान नहीं देते हैं कि हमारा गरीब कैसे जिएगा। ऊपर से उसको पकड़ के जेल में रखे, थाना में रखे, मार भी करते हैं, मार के पीट के और डर से लगा के ले जाते हैं थाना में। उसको उपाय क्या होना चाहिए? सरकार अपना निदान दे। ये पूरा मामला सर दे हुआ है, यहाँ धंधा करते हैं काशी वाला। ठीक, यहाँ पेट छपने गया था ना सर। हाँ, जब ये खींचने का शुरू किया है ना, ये पेड़ पर चढ़े हुए थे। हाँ, तो पेड़े पर से कूद के जो भागा है ना, हाँ, जैसे ही गिरा है ना, हाँ, 4-5 डंडा या कारी वाला पुलिस डंडा चला दिया है। अच्छा, डंडा चलाने के बाद में उस समय आदमी कोई मौजूद नहीं था। उसके बाद में हम लोग को पता चला है, पहले जब देखने गए हैं तो बेहोशी पड़ा हुआ था। 11/22 को उपेंद्र पासवान गांव में ही खजूर के पेड़ पर चढ़कर ताड़ी निकाल रहे थे। इनके परिवार के लोगों को कहना है कि उसी बीच आबकारी की टीम आ गई, जिसके डर से वो गिर गए और गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज हेतु SKMCH ले जाया गया। इलाज के क्रम में उनकी मृत्यु हो गई। वाह, ये उपेंद्र पासवान, उम्र 35 वर्ष, पिता स्वर्गीय मुनेश्वर पासवान, ग्राम मिठनपुरा, थाना अहियापुर के ये निवासी थे। रोड जाम की बात आ रही है, लोग थोड़ा आक्रोश में रोड पर आ गए थे, लेकिन समझाने बुझाने के बाद सभी लोग हट गए और उपेंद्र पासवान के शव को SKMCH अंत परीक्षण हेतु भेज दिया गया। स्थिति सामान्य। कितने देर रोड जाम रही? वहीं थोड़ा देर तक रहा लोग रोड पर। मुजफ्फरपुर के सदर थाना क्षेत्र के अलकापुरी में पिछले दिनों एक टेलीकॉम कंपनी के ड्राइवर प्रशांत कुमार को गोली मारने के मामला का पुलिस ने उद्भेदन कर दिया है। इसमें शूटर समेत 7 को गिरफ्तार किया गया है। उन लोगों के पास से लूटी गई बाइक समेत अन्य सामान भी बरामद हुआ। इसी गिरोह ने कांटी में बाइक लूट की घटना को अंजाम दिया था। दोबारा एक घटना को अंजाम देने की साजिश रचते हुए दबोचे गए हैं। पुलिस जांच में पता लगा कि मोबाइल टावर से डीजल चोरी की घटना पर अंकुश लगाने को लेकर ड्राइवर को गोली मारी गई थी। पकड़े गए अपराधियों की पहचान अहियापुर के बैरिया जगदम्बा नगर के विकास कुमार उर्फ छोटू झा, रामनाथ उर्फ भंडारी, राहुल सहनी, नीरज सहनी, बैरिया आदर्श नगर के मनीष कुमार, समस्तीपुर के ताजपुर के मोहम्मद तौहीद उर्फ रोहित और मोतिहारी के शिकारगंज निवासी निरंजन कुमार सिंह के रूप में हुई है। पुलिस ने इनके पास से 26 किलो गांजा, 1 देसी पिस्टल, 2 गोली, 2 लूटी हुई बाइक और मोबाइल फोन बरामद किया है। SSP जयंतकांत ने बताया कि टावर से कुछ लोग डीजल चोरी कर बेच रहे थे। धर्मेंद्र के मैनेजर बनने के बाद इस पर पूरी तरह अंकुश लगा दिया गया था। इसी के प्रतिशोध में इस घटना को अंजाम देने की बात सामने आई है। बता दें कि 23 नवंबर की रात टेलीकॉम कंपनी के मैनेजर धर्मेंद्र स्कॉर्पियो से जा रहे थे। प्रशांत ड्राइव कर रहा था। इसी दौरान अलकापुरी में घेर कर अपराधियों ने फायरिंग की, जिसमें एक गोली प्रशांत को लगी थी। हल्ला हंगामा होने पर अपराधी भाग गए थे। मैनेजर इस घटना में बाल बाल बच गए थे। SSP ने बताया कि इसके अलावा भी ये सब अपराधी कांटी इलाके में भी कई वारदात को अंजाम दे चुके हैं। पिछले एक वीक में मुजफ्फरपुर में लगातार 3
क्राइम हुए जिसमें फायरिंग इंसिडेंट का क्रिमिनल्स द्वारा फायरिंग की गई। इस मामले में काटी में 2 केसेस हुए जिसमें एक बाइक को लूटा गया और एक बाइक को लूटने की कोशिश की गई, और इसके अलावा सदर में एक जियो के जो मैनेजर थे उनके ड्राइवर को ऊपर फायरिंग की गई और जिसमें जियो के मैनेजर को जान से मारने का प्लान था। इस सभी मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज करी और एफआईआर दर्ज करने के बाद में पुलिस की टीम ने इन्वेस्टिगेशन करना शुरू किया। पिछले 24 घंटे पूर्व पुलिस को इस बात की सूचना मिली कि कुछ अपराधी इकट्ठा होकर के फिर से इसी प्रकार की एक वारदात करने वाले हैं। इस संबंध में डीएसपी वेस्ट और डीएसपी टाउन के नेतृत्व में एसएचओ कांटी और एसएचओ सदर के द्वारा बनाई गई टीम ने मौका वारदात में काटी पे रेड की। रेड के दौरान 7 लोगों को अरेस्ट किया गया, जिनके पास से एक पिस्टल और काफ़ी बड़ी मात्रा में मादक पदार्थ को बरामद किया गया है। जब इनसे आगे पूछताछ की गई तो इनके पास से बरामद 2 लूट की मोटरसाइकिल, इसके अलावा अन्य लूट का सामान भी बरामद हुआ। और आगे जब इनसे पूछताछ हुई तो इन्होंने सदर थाना क्षेत्र में जियो मैनेजर के ऊपर की गई फायरिंग की बात को स्वीकार किया और वहां से पुलिस ने जो सीसीटीवी फुटेज प्राप्त की है उसमें भी इनके बारे में साक्ष्य मिले हैं। इस प्रकार 3 बड़े केसेस का जिसमें फायरिंग इंसिडेंट हुआ और दहशत फैलाने के लिए जियो के मैनेजर के ऊपर जो फायरिंग का इंसिडेंट हुआ, उस सभी मामले का पुलिस ने खुलासा करते हुए 7 लोगों को आर्म्स के साथ अरेस्ट किया है। क्यों मारना चाहते थे सर ये लोग? ये जो अभी हम लोगों ने इन सबसे पूछताछ की है, इसमें सभी लोगों का क्रिमिनल हिस्ट्री है और ये लोग पहले से भी कई केसेस में जेल जा चुके हैं। बेसिकली जियो के जो मैनेजर थे उनको मारने के लिए, क्योंकि इनके अपना टावर के में और जो पैसे का कुछ विवाद था, जिसमें टावर के जो जियो टावर है उसकी मेंटेनेंस के लिए और इसके अलावा दूसरे कामों के मेंटेनेंस के लिए जो आपस में डिस्प्यूट होता है, उसी के सिलसिले में ये लोग जियो मैनेजर के ऊपर फायरिंग करके उनको दहशत में डालना चाहते थे। जिसमें जियो कंपनी से जुड़े हुए कुछ कॉन्ट्रैक्टर लोग भी हैं, जिन लोगों का नाम हम लोगों ने इस मामले में पता किया है और उनके उसमें से 2 लोगों को अरेस्ट भी किया गया है और आगे की छापेमारी चल रही है। थैंक यू। काटी वाले घटना में सर क्या इन लोगों ने बताया? काटी में जस्ट इन लोगों ने एक पर्सन था जो कि रात में जा रहा था, जिससे बाइक की लूट की गई थी और इसके अलावा इसी तरीके से एक और पर्सन जा रहा था जिसके ऊपर फायरिंग की गई थी। दोनों ही मामलों में पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी और उसमें भी सामान की रिकवरी कर ली गई है। थैंक यू। मुजफ्फरपुर की एक महिला ने अपने पति और ससुराल वाले के खिलाफ थाने में मामला दर्ज करवाया है। मिठनपुरा थाना क्षेत्र के 3 कोठिया मोहल्ले की रहने वाली विवाहिता मीनू आलम उर्फ तरन्नुम ने अपने शौहर सद्दाम हुसैन समेत ससुराल के कई लोगों पर मामला दर्ज करवाया है। मीनू का कहना है कि 27 जनवरी 2020 को उसका निकाह शुक्ला रोड निवासी मोहम्मद सलीम उर्फ राजू के बेटे सद्दाम हुसैन से हुई। शादी के कुछ दिन बाद तक वह अपने ससुराल में रही, फिर उसे मायके जाने को कहा गया। अब उसका पति सद्दाम हुसैन दिल्ली में बैठकर फोन पर ही 3 तलाक की धमकी देता है। फोन पर 3 तलाक देने का मामला दर्ज होते पुलिस हरकत में आ गई। मामले में महिला थाना की पुलिस का कहना है कि जांच की जा रही है। आरोपी पति के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। थाना पर इसलिए आए हैं कि हम मेरे जो शौहर है वो हमको तलाक देने का धमकी दे रहे हैं और जिसमें मेरी सास है जहारा खातून, वो उनका पूरा सहयोग कर रही है और जो रेशमा है खाला है, लड़के की जो खाला है, वो इस चीज़ को रोक सकती हैं लेकिन वो इस चीज़ को बढ़ावा दे रही हैं। हमको मेरे शौहर के साथ हमको उनके साथ रहना है और वो अगर हमको नहीं रखेंगे तो हम फिर कुछ कर लेंगे अपने आप को। उनके साथ हमको यहाँ हम आए हैं मदद के लिए कि ये लोग मेरा मदद करें, हमको वहाँ रखवाए। वो रीज़न नहीं बता रहे कि रीज़न क्या है, हमको रखना क्यों नहीं चाहते हैं, ये सब रीज़न वो कुछ नहीं बता रहे। बस यही सब बात बोलने आया, आप लोग मेरा मदद कीजिए, उनसे भी हम मदद करें। दिल्ली में रहते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हैं। तो क्या बोलते हैं फोन पर, क्या कहते हैं? फ़ोन पे कहते हैं कि तलाक देंगे, अब हमको छुटकारा चाहिए, अब तुमको रखेंगे नहीं हम। और 2 साल से हम अपने ससुराल में ही थे। अब मेरे सास ससुर भी हमको रखने के लिए तैयार नहीं है, वो कहते हैं बेटा नहीं रखेगा हम भी नहीं रखेंगे। ये जो है शादी कब हुई है? सीधा जनवरी में हुआ था 2020 में। 2020 में शादी हुई। अच्छा, क्या दान दहेज भी दिया गया था? हाँ, दान दहेज पूरा दिया गया था, जो भी मांग था वो सब पूरा किया गया था। क्या चाहती हैं आप? हम उनके साथ रहना चाहते, अपने शौहर के साथ हम दिल्ली रहना चाहते, जहाँ भी वो रहे हमको लेकर रखे। थाना पे आना की नौबत ये पड़ी कि हमारी बहन है, ये
जिसका शादी हमने किया, समाज में किया 2020 27 जनवरी को इसका शादी हुआ। इसके शादी के बाद ये अपने ससुराल 2 साल से रह रही है और रहने के बाद ये अपने शौहर से बोली कि हमको आप अपने साथ रखिए, हम कितना दिन सास ससुर के साथ रहे हैं, हमको अपने साथ भी रखिए। तो इस बात पे इसका शौहर इसको कहता है कि हम कभी भी अपने साथ तुमको नहीं रखेंगे, हम तुमको तलाक दे देंगे। ये लड़की ये सब सुन के बहुत ही मतलब डिस्टर्ब हो गई थी, बहुत इसका तबीयत खराब हुआ, ठीक है। और इसका हालत भी आप लोग देख रहे हैं। और जब इसके सास से हम लोग बोलते हैं कि बैठ के बात करो समाज में, ये कोई बात समाज में नहीं करती है और डायरेक्ट कहती है मेरा बेटा नहीं आएगा। नहीं आने का कारण ये नहीं बताती है, सिर्फ इतना कहती है कि इसको अब नहीं रखेगा मेरा बेटा। और हम लोग बहुत बार उससे बात करने की कोशिश किए हैं, जिसमें वो किसी भी कीमत पे तैयार नहीं है बात करने के लिए। और हमारे समाज में भी कुछ लोग हैं जो जाके उनको समझाएं तो कहती है कि मेरा बेटा है वो नहीं रखेगा तो हम क्या करें। हमारी बहन के आत्मा दाह कर ले। ये कहती है कि ये मर जाएगी तो इससे किसका क्या जाएगा, तो कैसे नहीं किसी का जाएगा। हमने शादी किया, हम लोग खुद इसको बहुत ही दिक्कत कष्ट में शादी किए हैं, तो इसको बसाने के लिए किए हैं। और आप लोग से भी यही निवेदन है। तलाक को लेकर क्या बोलते हैं फोन पे? तलाक को लेकर हमेशा बोलते हैं कि हम तुमको तलाक दे देंगे, हमको तुम्हारे साथ नहीं रहना है। ये मेरी बहन पूछी कि क्यों नहीं रहना है, तो बोलता है रीजन कुछ नहीं है, हमको तुम्हारे साथ नहीं रहना है। शादी क्यों की? तो शादी क्यों की? अगर नहीं रहना था तो इसका जिंदगी क्यों बर्बाद किए? ये सब कुछ भी मैटर नहीं बताता है, बस सिर्फ वहीं से और आ भी नहीं रहा है यहाँ, इसीलिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। सद्दाम हुसैन। मुजफ्फरपुर के औराई थाना क्षेत्र के भैरव स्थान मंदिर के पास रविवार की देर रात एक कर किराना, जनरल स्टोर और कपड़े की 8 दुकानें जलकर राख हो गई। इसमें करीब 25 से 30 लाख की संपत्ति का नुकसान हुआ है। दुकानदार राकेश ने बताया कि शॉर्ट सर्किट से पहले दिलचंद की दुकान में आग लगी। आग की लपटें भयावह होती चली गई और अपने चपेट में 8 दुकानों को ले लिया। आग लगने के दौरान एक सिलेंडर भी तेज आवाज के साथ विस्फोट कर गया। इससे भगदड़ मच गई, लोग इधर उधर भागने लगे। औराई थाने की पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक सभी दुकानें राख हो चुकी थी। दुकानदारों में हाहाकार मच गया है। स्थानीय जनप्रतिनिधि भी मौके पर पहुंचकर पीड़ितों को आश्वासन दिलाया। राकेश ने बताया कि वह कर्ज लेकर दुकान चला रहा था, बैंक से लोन भी ले रखा है। औराई थानेदार शशि भूषण प्रसाद ने बताया कि दुकानदारों से पूछताछ कर क्षति का आकलन किया जा रहा है। लग गया सर, बिजली से लग गया आग, समझे। रात्रि हमको सूचना मिला 1 बजे के करीब में, 12 साढ़े 12 से 1 बजे के करीब में। आग इतना विस्तार में था जो हम लोग जो है ना संभाल नहीं पाएगा। इसमें फायर ब्रिगेड आया तो आग को अथी किया, काबू किया गया। कैसी स्थिति थी रात में? बहुत भयानक स्थिति था, बहुत भयानक स्थिति था। सिलेंडर भी फट गया सर। कितना दुकान जला होगा लगभग? 8 गो दुकान जल चुका है। अच्छा, कितना नुकसान हुआ होगा? 20 से 25 लाख का नुकसान हो गया है। अच्छा, कौन कौन यहाँ बसे हुए थे? यहाँ बसे हुए थे शिव किशोर पंडित और छोटू पंडित, और उसके बाद में कुनकुन राम और रुकिए पप्पू सानी के, और उसके बाद में इसको बोलिए ना, संतोष था गा। इसके बाद में दिलचंद था गा। और उसके बाद आग लगने का कारण क्या? आग लगने का बिजली से लग गया सर, शॉर्ट लग गया ना। सिलेंडर भी ब्लास्ट? हाँ, सिलेंडर भी एगो फट गया। सिलेंडर फट गया जो लोग भागा सिलेंडर के डर से। जी, हमारा घर दूरी है, करीब 26-27 किलोमीटर है दूरी यहाँ से। वहाँ से हम रोज आते जाते हैं। क्या हुआ रात में? देखे आए तो अभी सुबह में आए थे? जी, देख रहे पूरा जल गया। रात में हमारे पास फोन गया था जी। हम गरीब आदमी हैं, हम कर्जा उर्जा लेके हम कर रखे हैं यहाँ पे दुकान जी। लोन उठा लिए? जी, लोन काफ़ी। कितना का नुकसान हुआ होगा? जी, इसमें हमारा 8-9 लाख रुपया ले लगभग। कितना कर्ज लिए? कर्ज हो गया है, यहाँ पे भी लिए हैं जी। कैसे आग लगा? जी, मुझे पता नहीं है, घर पे थे तो हमारे पास फोन गया था। क्या सूचना गई थी? कि आग लग गई, आइए। हम कह के कैसे, और यहाँ के लोग
सब बोल दिए कि ना आइए, सवेरे आइएगा आज तो, कि आप ऐसे घबराए हुए हैं। हमारा क्या देखे आए तो? जी देख रहे हैं कि सारा आग लग के पड़ा है। कैसे घटना की सूचना मिली? रात को फोन गया। क्या गया था? कि फोन गया कि आग लग गई जी, कि आइए। पूरा जल के रात हो गया जी। कितना का संपत्ति था लगभग? नहीं कहे 9 लाख रुपया के लगभग। कहाँ से पैसा लाए थे? हाँ, कहाँ से पैसा लाए थे? लोन सब उठाए हुए थे, कर्जा उर्जा लेके कुछ अपना पूंजी उजी ऐसे करके इकट्ठा। हम पैसा नहीं रखते हैं, इसी में लगाते थे सब जी। विधान परिषद के नेता विपक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अति पिछड़ा समाज के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं। कुर्नी विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी केदार प्रसाद गुप्ता के प्रचार में मुजफ्फरपुर पहुंचे सम्राट चौधरी ने कहा कि अति पिछड़ा समुदाय को लेकर मुख्यमंत्री ने आयोग का गठन तो करा दिया, लेकिन सतही स्तर पर उस पर कोई अमल नहीं हुआ। मुजफ्फरपुर नगर निकाय चुनाव में आरक्षण को लेकर उन्होंने स्पष्ट किया कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में अभी भी सरकार जमीनी स्तर पर काम नहीं कर रही है। अपने पदाधिकारियों के माध्यम से सरकार रिपोर्ट तैयार करने में जुटी है। संभव है उसके आधार पर चुनाव भी करा ले, लेकिन सही मायने में निर्देश के मुताबिक अति पिछड़ा के आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक और राजनीतिक हालात का सर्वेक्षण जरूरी है, ताकि यह पता चल सके कि आरक्षण का लाभ योग्यता के आधार पर किस समाज को कितना मिला है। उन्होंने कहा कि पिछले 27 सालों से नीतीश कुमार के पक्ष में आंख मूंद कर मतदान करने वाले लव कुश समाज की आंखें भी अब खुल गई है। वह झांसा में रहने की जगह अब प्रभु श्री राम के पाले में आना चाहते हैं, ताकि आगे समाज का कल्याण हो सके। देखिए, विकास विकास विकास, और हम सिद्धांत के साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ी है। हम जो 1950 में हमारी पार्टी कहती थी 370 हटाएंगे, वही 2022 में भी कह रहे हैं। हमने हटाया और कचरे के ढेर में फेंका। हमने कहा 90 के दशक में हमारे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने राम मंदिर की बात की, और लवकुश समाज जो अपने आप को राम के करीब मानता है कि हम राम के वंशज हैं, उस राम मंदिर की भी कल्पना भारतीय जनता पार्टी ने की, और भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर की भी स्थापना शुरू की। और साधु संतों के आशीर्वाद से 14 जनवरी 2024 को एक भव्य राम मंदिर में पूरे देश के लोग अयोध्या में जाकर पूजा करने का काम। इसलिए हम सिद्धांत से नहीं भटकते हैं। हम समझौता कर सकते थे, समझौता करते भी हैं, लेकिन हम बिहार के विकास और उन्नति के लिए भी समझौता करते। नीतीश कुमार जी जो पलटने के माहिर खिलाड़ी हैं, उनको मुख्यमंत्री भी 7 दिन के लिए बीजेपी ने बनाया, जबकि उस समय भी 34 सीट मात्र उनके थे और 70 सीट बीजेपी का हुआ करता था। और 2020 में भी कमिटमेंट था कि नीतीश कुमार जी को हम लोग मुख्यमंत्री बनाएंगे, और हम लोगों ने बनाया। अब वो बताने में आज तक सफल नहीं हुए कि वो पलटी मार के गए क्यों। कोई प्रधानमंत्री तो मान नहीं रहा, तो पलटी मारने से उनको क्या मिला ये जानना चाहते हैं। और कुड़न्नी के लोग और पूरे बिहार के लोग, आपने मोकामा और गोपालगंज में देखा कि इस तरह बिहार की जनता फिर से नीतीश कुमार जी को धूल चटाने का काम शुरुआत कर दी है। और यहाँ अब बीजेपी की सरकार होगी 24 और 25। चाहिए कि एक अति पिछड़ा जो उम्मीदवार थे, हम लोगों ने तो जो पिछले बार केदार गुप्ता जी कुछ वोटों से हार गए थे, पिछड़ गए थे, और वो अति पिछड़े समाज से हैं। हम तो कहेंगे पूरे अति पिछड़े समाज को कि आप गोलबंद होकर नीतीश कुमार का जवाब दीजिए। और नीतीश कुमार जी अति पिछड़े को कितना धोखा दे रहे हैं ये समझिए। नीतीश कुमार जी का आयोग का गठन किया, और आयोग के गठन करने के बाद भी अभी तक मुजफ्फरपुर नगर निगम में इलेक्शन का मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, 4 संहिता लगा हुआ है, स्थगित हो गया। अरे तो कौन मजाक कर रहे हो? इसका मतलब आप रिपोर्ट अपने मन से तैयार कर रहे हैं, क्योंकि वो जो जितने कमेटी के लोग हैं वो तो पार्टी के पदाधिकारी, उनको बता दिया गया है। अब ये लोग अपने मन से रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, और
कमेटी से कोई रिपोर्ट, सिर्फ रिकमेंडेशन कर देंगे और चुनाव की घोषणा करना चाहते हैं। लेकिन आपको जान लीजिए कि आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक योग्यता के साथ साथ राजनीतिक कार्यों को भी उसमें पूरी तरह चिन्हित करना है कि मुजफ्फरपुर में किनको सबसे अधिक आरक्षण मिला। इसलिए मैं आज आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि अति पिछड़े के समाज के साथ नीतीश कुमार धोखा कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी नहीं चाहते कि अति पिछड़ा समाज आगे बढ़े, और लवकुश समाज तो 27 साल से वोट दे रहा था। अब लवकुश समाज भी समझ गया कि जो प्रभु श्री राम की पूजा करेगा, प्रभु श्री राम के सिद्धांतों की बात करेगा, प्रभु श्री राम को आगे बढ़ाने की बात करेगा, उसी के साथ लवकुश समाज भी जाने का काम करेगा। मुजफ्फरपुर के पक्की सराय निवासी राजू नैयर ने योग गुरु बाबा रामदेव पर मुकदमा दायर किया है। सीजेएम कोर्ट में दर्ज कराए गए मुकदमे में कहा गया कि पिछले दिनों महिलाओं पर दिए गए बाबा रामदेव के बयान से वे काफी आहत हैं। उनके बयान से महिलाओं का अपमान हुआ है। जी, ये भ्रष्ट बाबा रामदेव द्वारा जो पुणे के एक शिविर में, उन्होंने योग शिविर में महिलाओं पर जो अपमानजनक बयान उन्होंने दिया है, वो पूरे भारतवर्ष को, भारत की संस्कृति या भारत की महिलाएं जो हैं उनको शर्मसार करने का काम किया है। उन्होंने ऐसा बयान दिया है कि जब मैंने टीवी चैनल पर देखा तो देख के मेरा दिल आहत हो गया कि ये बाबा रामदेव, जो देख के लोग इससे बहुत ज़्यादा प्रेरणा हासिल करते थे, बाबा का एक अलग ही उद्देश्य था, लेकिन ये महिलाओं पर ऐसा अभद्र टिप्पणी किया कि महिला साड़ी में भी अच्छी लगती है, सलवार में भी, और नंगे वस्त्र में अगर ना पहने तब भी अच्छी लगती है। तो ये बाबा पूरी तौर से भ्रष्ट हो चुका है। जैसे राम रहीम बाबा और भी जितना चिमयानंद बाबा जैसे भ्रष्ट बाबा थे, उसी तरह ये भी बाबा का ही जो चरित्र जो था वो सामने आ गया है। ये बोल के, ये बयान दे के, इससे पूरी दुनिया शर्मसार हो रही है कि महिलाओं को जो सबसे ज्यादा भारतवर्ष में जो सम्मान किया जाता था, पूजा जाता था, ऐसे बाबा द्वारा जो ये अपमानजनक बयान दिया गया है कि महिला अगर नंगापन में भी अच्छी लगेगी, तो ऐसे बाबा को हमने मुजफ्फरपुर कोर्ट में केस करके ये परिवार दायर किया है कि यहाँ से सम्मन जाए। ऐसे बाबा को पूरी तौर से, इनका पतंजलि वगैरह जो भी है सबको अविलंब भारत सरकार बंद करे और बीजेपी सरकार इस पर पूरी तौर से एक्शन ले। इसलिए हमने मुजफ्फरपुर में आज एक परिवार दायर किया है कि अगर जल्द से जल्द ऐसे बाबा, पखंडी बाबा पर अगर फांसी की सजा होनी चाहिए। ऐसे लोगों को इस धरती पर रहने का जोर से भी हक नहीं है जो महिलाओं को अपमान करता है। महिलाओं, ऐसी महिला हम लोग की है जिससे हम लोगों को जो पूरी तौर से हम लोग को जननी है, वो हम लोगों को आज यहाँ पैदा करके इस रूप में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जैसा महिलाओं को ही महिला ने इज्जत सम्मान दिया, और ऐसे बाबा को जो है पूरी तौर से जो महिलाओं का अपमान नहीं करता है, ऐसे हिंदुस्तान में रहने का हक नहीं है। ऐसे लोगों का प्रोडक्ट पर बैन लगे, हम यही मांग करते हैं। आज मुजफ्फरपुर में न्यायालय में एक परिवाद दायर किए हैं। परिवादी एम राजू नैयर सामाजिक कार्यकर्ता, जदयू नेता भी हैं, और उनके तरफ से जो दायर है, तो बाबा रामदेव जो पुणे में शिविर में इस तरह का टिप्पणी, अभद्र टिप्पणी पूरे देश में सामाजिक रूप से नहीं, पूरे सभ्यता संस्कृति, हमारा भारत मुल्क का जो देश है वह सीता की जननी है, धरती है, उसमें ऐसा किया गया है इनके द्वारा टिप्पणी कि मैं सलवार सूट में भी लड़की, महिला या जो भी रूप में रहती हैं, उसके बाद ना भी रहे तो अच्छी लगेंगी। मैं जिस रूप में, यानी मैं अर्धनग्न भी हूँ, उस रूप को नहीं एक शर्मसार करने का काम किया है। इसलिए आहत होकर के एम राजू नैयर ने इसकी अगली सुनवाई जो है 7 दिसंबर को रखी गई है। सोमवार को मुजफ्फरपुर समाहरणालय स्थित सुधा डेयरी में 8 फीट लंबा विषैला सांप निकलने से अफरा तफरी मच गई। सांप को पकड़ने के लिए वन विभाग के रेस्क्यू टीम को खबर किया गया। सांप को देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ जुट गई। देर शाम तक जब वन विभाग की टीम नहीं पहुंची, तब दुकानदारों ने सांप को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हुए और सांप घने झाड़ी के ओर चला गया। गनीमत रही कि सांप किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। दुकानदारों ने बताया कि दोपहर 1 बजे के करीब सांप घूमता दिखाई दिया। कभी वह पेड़ पर चढ़ जाता तो कभी सुधा डेयरी के छत पर। ऐसे में घंटों अफरा तफरी मची रही। इसको मौका मिला
था ये पेड़ पर चढ़ जाए। भयभीत थे कि उस समय तो बहुत ग्राहक के भीड़ लगा था, उधर से एक सांप निकल के आया और इस पर ऐसे जाके ऊपर जाके बैठ गया। सुधा पहले तो यहाँ बैठा, वहाँ पे बैठा, यहाँ बैठा, उसके बाद जाके सुधा डेरी पे बैठ गया। इतना लंबा था ना, 5.5-6 फीट के सांप था। हम लोग को भी देख के डर लग गया और उसका कलर भी अजीब था, आधा कुछ कलर आधा कुछ कलर था। वन विभाग को सूचना किए कोई आया? नहीं, सूचना तो किया गया था, लेकिन वन विभाग आया मतलब 2 घंटा के बाद आया। उससे पहले वो अपना चला गया। आदमी का भीड़ कम हुआ ना तो वो अपना चला गया पीछे की तरफ। हाँ, सोमवार को मुजफ्फरपुर के आरडीएस कॉलेज के रामदयालु सिंह की 79वीं पुण्यतिथि को स्मृति दिवस के रूप में मनाया गया। मुख्य अतिथि के तौर पर नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा भी कार्यक्रम में शामिल हुए। विजय सिन्हा ने कहा कि रामदयालु बाबू त्याग, ईमानदारी और सच्ची मित्रता के आदर्श मिसाल थे। स्वतंत्रता से पहले बिहार में बनने वाली सरकार में अपनी जगह अपने साथी डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के नाम को प्रधानमंत्री पद के लिए प्रस्तावित कर सच्ची मित्रता और त्याग का अनुकरणीय उदाहरण उन्होंने प्रस्तुत किया। यही नहीं, अपने मित्र महंत दर्शन दास को स्त्रियों के सशक्तिकरण के लिए उच्च शिक्षा निमित्त शिक्षण संस्थान खोलने को प्रेरित भी किया। कार्यक्रम में कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर अमिता शर्मा सहित कई अन्य शिक्षक एवं गणमान्य लोग उपस्थित रहे। वहीं मोती झील स्थित रामदयालु सिंह स्मारक भवन में रामदयालु सिंह की 79वीं पुण्यतिथि पर रामदयालु स्मृति व्याख्यान सह स्मृति दिवस समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर रामदयालु सिंह स्मारक भवन समिति के सदस्यों ने उनके चित्र पर माल्यार्पण और पुष्पांजलि कर श्रद्धांजलि दी। मौके पर उपस्थित पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा ने कहा कि आज की युवा पीढ़ी को रामदयालु बाबू के जीवन से प्रेरणा लेने की जरूरत है। स्मृति में हम लोग पुष्पांजलि अर्पित किए और बिहार के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष के नाते इनको नमन करने का, पूर्व अध्यक्ष के नाते। और हमने जब विधानसभा अध्यक्ष था उस समय ही घोषणा किए थे कि सभी पूर्व अध्यक्षों की उनके गृह जिला में मूर्ति स्थापित हो। और आज यहाँ इस स्मृति भवन के अध्यक्ष के नाते पूर्व मंत्री माननीय सुरेश शर्मा जी ने भी इस वचन को दोहराए हैं और निश्चित तौर पर अपने जो विरासत बिहार की है, जिसको पूरा देश जाने, आने वाला हमारा पीढ़ी जाने, गर्व महसूस करे, जो विकारों से मुक्त होकर, जातीय विकारों से मुक्त होकर, धर्म के विकारों से मुक्त होकर, क्षेत्र भाषा के विकारों से मुक्त होकर पूरे बिहार और राष्ट्र के लिए एक आदर्श प्रस्तुत किए हैं। ऐसे लोगों को अपने नए पीढ़ी तक अवगत कराने और उनको उनके संदर्भ में जानने के लिए इस तरह के कार्यक्रम आवश्यक है। और मैं धन्यवाद देता हूं जो आज इस तरह के कार्यक्रम में जिन लोगों ने रखा। रामदयालु बाबू के माध्यम से इतनी बड़ी त्याग, स्वतंत्रता सेनानी जो अपने इतने बड़े पद का त्याग करके लोगों को प्रेरणा दे करके आज बड़े बड़े स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी का निर्माण करने वाले, विधान और संविधान के प्रति इतनी सजगता और इतनी उनकी वाणी आज भी प्रेरित करता है। ऐसे महान विभूति को हम लोग सत सत नमन करते हैं। की मूर्ति इसी सभागार में अगले जो स्मृति दिवस के दिन लगा करके उसके पहले लगा दिया जाएगा और विजय कुमार सिन्हा जी ही आकर के उसका अनावरण करेंगे। संकल्प क्या लिया आज उनके जयंती पर? क्या संकल्प है आज? उनका जो आदर्श था वो दूसरे के लिए जीते थे। उन्होंने प्रधानमंत्री, उन्होंने मुख्यमंत्री नहीं बनाया, श्री बाबू को कहा कि उनको बनाइए। ये आदर्श उनका है, इसको जीवन में हम लोगों को लाना चाहिए। महान स्वतंत्रता सेनानी बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष रामदयालु प्रसाद सिंह के 79वें पुण्यतिथि के अवसर पर सोमवार को भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट की ओर से मुजफ्फरपुर के बीबीगंज में समारोह आयोजित कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ फ्रंट के कार्यकारी अध्यक्ष अजीत कुमार ने दीप प्रज्वलित कर किया। मौके पर उपस्थित लोगों ने रामदयालु बाबू के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। फ्रंट के कार्यकारी अध्यक्ष अजीत कुमार ने कहा कि रामदयालु बाबू का संपूर्ण जीवन त्याग, तपस्या और बलिदान के लिए जाना जाता है।
रामदयालु बाबू त्याग, ईमानदारी और सच्ची मित्रता के आदर्श मिसाल रहे। अजीत कुमार ने राज्य सरकार से मांग करते हुए कहा कि रामदयालु बाबू के पुण्यतिथि एवं जयंती को राजकीय समारोह के रूप में मनाया जाए। साथ ही उनका आदमकद प्रतिमा विधानसभा के मुख्य द्वार पर लगे एवं बिहार विधानसभा के एनेक्सी का नामकरण रामदयालु बाबू के नाम पर हो। श्रद्धा सुमन अर्पित करने वालों में फ्रंट के महामंत्री रणधीर कुमार सिंह, कोषाध्यक्ष कमलेश कुमार सिंह, युवा के अध्यक्ष शांतनु, मुखिया प्रसून कुमार सहित दर्जनों नेता एवं कार्यकर्ता शामिल रहे। महान स्वतंत्रता सेनानी और मुजफ्फरपुर के मिट्टी में जन्मे गंगिया निवासी स्वर्गीय रामदयालु बाबू का 79वां पुण्यतिथि भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट की ओर से समारोह पूर्वक मनाया जा रहा है। रामदयालु बाबू एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे। स्वतंत्रता आंदोलन में अग्रगणी भूमिका निभाने वाला एक प्रखर व्यक्ति थे और बिहार विधानसभा के पहले अध्यक्ष थे। रामदयालु बाबू पेशे से वकील थे। जब भारत मां को बेरी से मुक्त करने के लिए महात्मा गांधी ने देशव्यापी आंदोलन अंग्रेजों के खिलाफ प्रारंभ किया तो उन्हीं के आह्वान पर वकालत को लात मारकर रामदयालु बाबू स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े और भारत को स्वतंत्र कराने में महती भूमिका उन्होंने निभाया। बरसों बरस तक अंग्रेजों की यातनाओं को सहा, जेल में बंदी रहे और जब 1935 के एक्ट के अनुसार पूरे देश में विधानसभा का गठन हुआ, फिर 1937 में बिहार विधानसभा के पहले अध्यक्ष रामदयालु बाबू बनाए गए और मृत्यु के दिन तक 1944 तक वो बिहार विधानसभा के अध्यक्ष रहे। यशस्वी व्यक्तित्व, त्यागी, बलिदानी यह व्यक्ति आज भी हमारा, भले आज वो दुनिया में नहीं है, स्वर्ग में है, लेकिन हमारे समाज के लिए आज भी धरोहर हैं। भाकपा माले केंद्रीय कमेटी की 3 दिवसीय बैठक 1 से 3 दिसंबर तक मुजफ्फरपुर में होने जा रही है, जिसमें पार्टी के महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य, पॉलिट ब्यूरो सदस्य एवं पार्टी के वरिष्ठ नेता स्वदेश भट्टाचार्य सहित सभी राज्यों के सचिव एवं खेत मजदूर सभा, किसान महासभा, सभी राज्यों के विधायक दल के नेता, इनकलाबी नौजवान सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, महिला संगठन एपवा की कई राष्ट्रीय नेता बैठक में भाग लेंगे। माले केंद्रीय कमेटी सदस्य मीना तिवारी ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि केंद्रीय कमेटी की बैठक में अगले साल फरवरी 2023 में पटना में आयोजित होने वाले पार्टी के 11वें राष्ट्रीय महाधिवेशन के दस्तावेजों एवं तैयारी को अंतिम रूप दिया जाएगा। बिहार और देश की राजनीति पर भी कई प्रस्ताव लिए जाएंगे। कुर्नी विधानसभा उपचुनाव के बारे में मीना तिवारी ने कहा कि पार्टी महागठबंधन के जदयू उम्मीदवार के पक्ष में मजबूती से जुटी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में माले जिला सचिव कृष्ण मोहन, नगर सचिव सूरज कुमार सिंह और पार्टी राज्य कमेटी सदस्य आफ्ताब आलम भी शामिल रहे। कि कुढ़नी में अभी चुनाव होने को है और इसमें भाकपा माले पूरी ताकत से गठबंधन के उम्मीदवार के पक्ष में चुनाव प्रचार में है। हमारी पार्टी के कई विधायक कुढ़नी आ रहे हैं, जो महागठबंधन के उम्मीदवार हैं, जदयू के जो उम्मीदवार हैं उनके पक्ष में कैंपेन करेंगे। कल से हमारे जो तरारी के विधायक हैं सुदामा प्रसाद, वो 29 तारीख से लेकर के 30 तारीख तक रहेंगे। 30 से विधायक दल के जो हमारे नेता हैं महबूब आलम, वो आकर कुढ़नी में कैंप करेंगे और फिर डुमरांव से जो हमारे विधायक हैं अजीत कुशवाहा, उनका भी आने का कार्यक्रम है। वो 1 तारीख को आएंगे और वो चुनाव तक रहेंगे। वीरेंद्र गुप्ता जो हमारी पार्टी के सिकटा से विधायक हैं, वो भी इस चुनाव में महागठबंधन के उम्मीदवार के पक्ष में आ रहे हैं। और हमारी पूरी जिला कमेटी
इस चुनाव में महागठबंधन के उम्मीदवार के पक्ष में काम कर रही है। कुढ़नी में जो हमारी पार्टी की इकाई है, हमारे सभी साथी, सभी कार्यकर्ता इस काम में लगे हुए हैं। वहाँ गरीबों के बीच लगातार हम लोग कैंपेन कर रहे हैं, क्योंकि आज ये ज़रूरत है कि भाजपा को हराया जाए। भाजपा इस देश के लिए तबाही का दूसरा नाम है। बिहार में सत्ता से हटने के बाद लगातार हम लोग देख रहे हैं कि भाजपा जिस तरह का प्रयास कर रही है, जिस तरह के एजेंडों को सामने ले आ रही है, ये बिहार के लिए भी तबाही ले आएगा। तो इसलिए भाजपा को हराने के लिए हम पूरी ताकत से महागठबंधन के उम्मीदवार के पक्ष में खड़े हैं और हम कुढ़नी के आम मतदाताओं से अपील करेंगे कि वो महागठबंधन के उम्मीदवार को जिताएं। मैं खुद भी वहाँ जाऊँगी, 2-3 दिनों तक वहाँ कैंपेन का प्रोग्राम है और वहाँ हम लोग इस काम को कर रहे हैं। हमारी पार्टी का राष्ट्रीय महाधिवेशन फरवरी महीने में पटना में होने को है, जिसमें पूरे देश से प्रतिनिधि आएंगे। उस महाधिवेशन से पहले पार्टी की जो कमेटी है, केंद्रीय कमेटी, उसका अंतिम पूर्णाधिवेशन मुजफ्फरपुर में होने जा रहा है। ये 1 तारीख से लेकर 3 तारीख तक ये यहाँ पर बैठक चलेगी। अपने महाधिवेशन के जरिए आगे का कार्यक्रम तय करेंगे और उसकी ही तैयारी के लिए हमारे मुजफ्फरपुर में ये बैठक हो रही है। हमारे साथी इसकी तैयारी में दिन रात लगे हुए हैं। पूरे शहर को सजाया जा रहा है। हमारे जो भी प्रतिनिधि आएंगे उनके आवभगत में कहीं कोई कमी न हो, इसके लिए हमारे तमाम साथी इसमें तैयारी कर रहे हैं। और मुजफ्फरपुर से हम एक निर्णय लेकर के इस बिहार के भीतर गरीबों की ताकत, मज़दूरों, किसानों और नौजवानों की ताकत को आगे बढ़ाएंगे और देश के ऊपर जो ये तानाशाही थोपी जा रही है, इसके खिलाफ गरीबों की लड़ाई, लोकतंत्र की लड़ाई मजबूत हो, इसकी कोशिश की। देखिए, अब तो प्रत्याशी जदयू ने दिया है, इसलिए प्रत्याशी के बारे में तो आप जदयू से ही पूछें, ज़्यादा बेहतर होगा। हम लोगों के लिए प्रधान सवाल ये है कि हम महागठबंधन में हैं। हम लोगों ने इस सरकार को समर्थन दिया है क्योंकि हम चाहते हैं कि भाजपा अलग रहे। और आज जो हमने पहले भी कहा कि भाजपा को हराना ज़रूरी है। सवाल किसी एक प्रतिनिधि का, एक प्रत्याशी का नहीं है, बल्कि सवाल तमाम नीतियों का है। अगर हम ऊपर से सही नीतियां लेंगे तो जो भी प्रत्याशी यहाँ से जीत कर जाएंगे वो उन नीतियों के पक्ष में काम करेंगे। लेकिन अगर भाजपा का प्रत्याशी जीतता है तो जाहिर सी बात है कि भाजपा की जो राजनीति इस पूरे देश में चल रही है वही वो बिहार के भीतर फैलाने की कोशिश करेंगे। बिहार के भीतर ये लोग जब से सत्ता में जब तक थे भाजपा के लोग, तब तक बिहार में इनको कोई समस्या नहीं दिख रही थी। अभी कुछ ही महीने हुए हैं और देखिए सरकार से अलग होने के बाद ये किस भाषा में बोल रहे हैं। पूरे समाज में नफ़रत फैलाने की कोशिश, पूरे समाज में लोगों को बांटने की कोशिश और जो ताकतवर लोग हैं उन्हीं के पक्ष में खड़े होने की कोशिश ये भाजपा कर रही है। तो आज ज़्यादा ज़रूरी ये है कि भाजपा को सत्ता में आने से रोका जाए। आज ज़्यादा ज़रूरी ये है कि भाजपा का कोई भी व्यक्ति बिहार की विधानसभा में न पहुँचे। इसलिए सवाल प्रत्याशी का नहीं है, सवाल नीतियों का है। और इसलिए हम लोग महागठबंधन के लोग हैं, महागठबंधन के पक्ष में यहाँ पर उस प्रत्याशी को जिताने की अपील करते हैं। मैदान में वीआईपी भी है, मजबूत दावेदार के तरफ, फिर एआईएमएल भी है, तो उसको कैसे देख रहे हैं? जो भी मैदान में रहता है सब लोग खुद को बहुत बड़े दावेदार कहते हैं। हर कोई कहता है कि हम जीतेंगे, लेकिन हम समझते हैं कि कुढ़नी की जनता इस बात को समझ रही है, वहाँ के मतदाता इस बात को अच्छी तरह समझ रहे हैं और मतदाताओं के सामने ये बड़ा एजेंडा है कि मोदी के नाम पे ही ये लोग चुनाव लड़ते हैं और मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने इस पूरे देश को तबाह करके रखा है। इसलिए लोग इस बात को समझ रहे हैं कि मोदी और अमित शाह की ताकत को कमज़ोर करना ज़रूरी है और इसलिए महागठबंधन प्रत्याशी की वहाँ जीत होगी। माहौल हम लोग देख रहे हैं धीरे धीरे उनके पक्ष में बन रहा है। रेस्टोरेंट, बैंक्वेट हॉल, आउटडोर कैटरिंग का आउटलेट द बारबेक्यू मुजफ्फरपुर में खुलने से शहरवासी काफी उत्साहित है।
अनलिमिटेड कॉन्सेप्ट का रेस्टोरेंट बारबेक्यू में 699 रुपए में अनलिमिटेड वेजिटेरियन फूड और 799 रुपए में अनलिमिटेड नॉनवेज फूड मिल रहा है। मिठनपुरा रोड के आदित्य विजन के पास खुले इस रेस्टोरेंट में फैमिली और प्राइवेट सेक्शन अलग अलग है। बर्थडे, एंगेजमेंट या किसी अन्य तरह के फंक्शन के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट बैंक्वेट हॉल भी उपलब्ध है। द बारबेक्यू के प्रोप्राइटर संजीव पांडे ने बताया कि लोगों की डिमांड पर मुजफ्फरपुर में इस आउटलेट की शुरुआत की गई है। आगे इसका और विस्तार किया जाएगा। ग्राहक फोन पर अपना टेबल बुक करा सकते हैं। मुजफ्फरपुर में तो काफ़ी बढ़िया फील लग रहा है और खाने का काफ़ी बढ़िया टेस्ट भी है। हम लोग मेरे ख्याल से रेगुलर कस्टमर हैं, ये कंटिन्यू ये आते रहते हैं इधर पे और काफ़ी बढ़िया यानी स्वाद है, खाने में मज़ा आएगा और बहुत सी वैरायटीज़ भी हैं। तो आपको एंजॉय करने कीजिए, पता चले नया बाहर का कॉन्सेप्ट में यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट लाया है तो गुड नया कॉन्सेप्ट है मुजफ्फरपुर के लिए। केबिन भी देखने को मिला। हाँ, यहाँ पे हाँ यहाँ बहुत बढ़िया केबिन भी है, अंदर हॉल भी है, आपका पार्टी भी है, बर्थडे पार्टी सेलिब्रेशन के लिए भी बड़ी अच्छा बैंक्वेट हॉल है और बाकी सामने जो हॉल्स हैं इसमें काफ़ी बढ़िया है, अरेंजमेंट भी और सिस्टम भी बहुत बढ़िया है और अब सर्विसेज बहुत बढ़िया, शानदार सर्विसेज। मुजफ्फरपुर में यह फर्स्ट टाइम बॉम्बे और पटना के बाद में ये फर्स्ट आउटलेट है द बारबेक्यू। और यहाँ पे जैसे अवेयर होंगे बाहर में जैसे अनलिमिटेड कॉन्सेप्ट का जो रेस्टोरेंट है तो यहाँ पे सेम है वैसे ही द बारबेक्यू करके है, जहाँ पे 70+ ऑलमोस्ट स्टार्टर, मेन कोर्स, नॉनवेज सब कुछ मिलता है आपको और लाइव ग्रिल ऑन टेबल सब होता है। अभी इनॉग्रल ऑफर चल रहा है टिल 31 दिसंबर तक, जिसमें आपको वेज का 699 है और नॉनवेज का 799 है। और भी क्या कुछ खास है, क्या स्पेस है यहाँ पे? स्पेस आपको प्राइवेट बैठने के लिए, फैमिली के लिए अलग एक स्पेस है, 2-3 स्पेस है, कैटेगराइज किया गया है रेस्टोरेंट को। एक इसमें बैंक्वेट स्पेस है जिसका डेकोरेशन के लिए और किसी भी चीज़ के लिए आपको कोई चार्ज नहीं, जो नॉर्मल प्लेट का जो चार्ज है वो चार्ज करते हैं। बाकी अलग फैमिली सेक्शन भी है, प्राइवेट सेक्शन भी है। पार्टी उटी का क्या कुछ है यहाँ पे स्पेस? पार्टी के सर आप 100 से 150 तक का पार्टी का स्पेस है। हाँ जी, बर्थडे, एंगेजमेंट सब कुछ करने के लिए आप यहाँ पे आ सकते हैं बिल्कुल, और उसका कोई चार्ज नहीं, जो जस्ट नॉर्मल फूड का जो चार्ज है वही रहे। कहाँ पे? ये बारबेक्यू आपको मिठनपुरा चौक पे है बिल्कुल, और आदित्य विजन के पास में नियरेस्ट लैंडमार्क जो है आदित्य विजन है। ऐसा कॉन्सेप्ट लाने का क्या रीज़न है कि मुजफ्फरपुर में इससे पहले मतलब द बारबेक्यू करके कोई ऐसा रेस्टोरेंट नहीं था और काफ़ी सारे लोगों का यहाँ पे डिमांड था कि सर इस तरह का कॉन्सेप्ट का ओपन किया जाए। इसके लिए किस तरह का यहाँ रिव्यू मिल रहा है? काफ़ी अच्छा गेस्ट का, अभी जो भी गेस्ट आ रहे हैं उनको काफ़ी अच्छा रिव्यू मिला और इसको आगे हम लोग और भी इसको इम्प्रूव करने वाले हैं। थोड़ा स्पेस अभी हम लोग और बढ़ाने वाले हैं, सिटिंग स्पेस का। कला संस्कृति एवं युवा विभाग की ओर से सोमवार को मुजफ्फरपुर के आम्रपाली ऑडिटोरियम में जिला स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ डीडीसी आशुतोष द्विवेदी ने दीप प्रज्वलित कर किया। महोत्सव में पेंटिंग, कविता लेखन, मोबाइल फोटोग्राफी, भाषण, युवा संवाद, समूह लोक नृत्य और पारंपरिक नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। इस बार के युवा उत्सव का थीम राष्ट्रीय एकता एवं एकात्मता रखा गया है। लोक परिधान में कलाकारों ने समूह लोक गायन और नृत्य की प्रस्तुति से ऐसा समा बांधा कि सभी दर्शक झूमने से अपने को रोक नहीं सके। डीडीसी आशुतोष द्विवेदी ने कहा कि निरंतर अभ्यास से किसी भी क्षेत्र में सफलता पाई जा सकती है। कुल 15 विधाओं में कलाकारों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में अव्वल आने वाले प्रतिभागी और निर्णायक मंडल के सदस्यों को सम्मानित भी किया गया। आज जो जिला स्तरीय युवा महोत्सव है उसका आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पूरे जिले के युवा बहुत ही जोश और उत्साह के साथ भाग ले रहे हैं। इसमें लगभग 15 के आसपास 15 जो एक्टिविटीज़ हैं उनमें अलग अलग स्थानों पर इसी परिसर में एक्टिविटीज़ कराई जा रही हैं, जिसमें काफ़ी संख्या में युवा पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मेरी सब लोग को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं कि अपनी क्रिएटिव साइड को और अपनी प्रतिभा को निखारने का और उसको समाज के सामने रखने के बहुत अच्छा अवसर है। तो मैं सभी प्रतिभागियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। सबको बहुत बहुत बधाई। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक मुझे और मेरे पूरे न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। एसके बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप
बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल, सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन, 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है। फर्स्ट फ्लोर का, सेकंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। ये मैरिज के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि बड़ा एरिया आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200-100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में, तो आप बड़ा से बड़ा भी पार्टी इसमें कर सकते हैं। इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर।